रहे प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था कि हम मिथानॉल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। आज हम देखेंगे कि हम इथानॉल की प्रेपरेशंस कैसे करते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 है केमिस्ट्री 12 क्लास सेकंड ईयर। तो टॉपिक है हमारा प्रेपरेशंस ऑफ इथानॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इथानॉल को हम मेजर कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इसको मेजर जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम इसे प्रिपेयर करते हैं वो है फर्मेंटेशन। मिथानॉल तो इंडस्ट्री में प्रिपेयर हो रहा था बाय डायरेक्ट मेथड कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलाने से, लेकिन जो इथानॉल है इथाइल अल्कोहल है उसे प्रिपेयर करने के लिए हम प्रोसेस जो कमर्शियल यूज़ करते हैं वो है फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले हम फर्मेंटेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इट इज़ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस वो होता है कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो। तो ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन, इसमें क्या होता है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज हो सकता है, इस चेंज इनटू अदर कंपाउंड्स, और वो दूसरे कंपाउंड में चेंज होता है। जो दूसरा कंपाउंड है वो हमारे पास इथाइल अल्कोहल हो सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, इन कुछ एंजाइम्स की मौजूदगी में वो एंजाइम्स कौन सिक्रीट करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए इसे हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन एट ऑप्टिमम कंडीशंस। और थर्ड वन चीज़ है कि कंडीशंस जो हैं वो ऑप्टिमम होनी चाहिए। तो फर्मेंटेशन क्या है, सबसे पहले ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं जैसे ग्लूकोज वो चेंज हो जाता है दूसरे कंपाउंड्स में जैसे अल्कोहल है उनमें, और किसकी मौजूदगी में होता है ये एंजाइम्स। और वो एंजाइम्स कहाँ से आते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेक्रीट करता है, जैसे यीस्ट है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है या कोई यीस्ट हो सकती है। उसके बाद वो जो एंजाइम्स सेक्रीट कर रहा है कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो किस कंडीशंस में वर्क करेंगे, उन कंडीशंस को कहते हैं हम ऑप्टिमम कंडीशन। जैसे यीस्ट के लिए जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन है। वहाँ पे एरिएशन प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस हैं। तो ये हो गई फर्मेंटेशन की डेफिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंडीशंस फॉर फर्मेंटेशन। तो कंडीशंस यही है कि सबसे पहले कंडीशन है कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस का होना ज़रूरी है, जैसे यीस्ट, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंजाइम सेक्रीट करने हैं। इसके बाद है ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब हर एंजाइम्स है वो क्या करता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम वर्क करता है। तो जो यीस्ट एंजाइम सेक्रीट करेगी उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 25 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। इसके बाद आ जाता है बुक्स में लिखा हुआ 25 से 35 तक भी लिखा हुआ है, तो 35 कर लें, ये वाला सेकंड यहाँ पे 35 हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस। तो थर्ड वन कंडीशंस क्या होगी, प्रॉपर एरिएशन। वहाँ पे एरिएशन जो है वो प्रॉपर हो, उसमें एयर वगैरह का जो भी जितनी भी उसकी डिमांड हो उतनी होनी चाहिए। उसके बाद है डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। तो जो सोल्यूशन है जिसमें ये इथानॉल प्रिपेयर हो रही है वो डाइल्यूट होना चाहिए, वो कंसनट्रेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंसनट्रेटेड अगर हो जाएगा तो इथानॉल जो है इथाइल अल्कोहल वो खुद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने की एबिलिटी रखती है, जिसे हम स्टरलाइजेशन में यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो लास्ट वन फिफ्थ है एब्सेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, जैसे हम अचार में एसिड वगैरह डालते हैं, जिसे आप सिट्रिक एसिड क्या कहते हैं, ठीक है। वो एसिड इसलिए हम उसमें डाल रहे हैं कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना करें, तो वो प्रिजर्वेटिव्स हम फूड्स में इसलिए डालते हैं कि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे और उसे अदर फॉर्म में चेंज ना कर दे। तो जब ये इथानॉल को प्रिपेयर करना है फर्मेंटेशन के ज़रिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रिजर्वेटिव्स नहीं ऐड करने, वरना वो यीस्ट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, और यीस्ट फर्मेंटेशन नहीं करवा पाएगी। नेक्स्ट आ जाइए, पाकिस्तान में जो फर्मेंटेशन हो रही है, पाकिस्तान में जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है उसमें हम दो यूज़ कर रहे हैं अपने इनिशियल रिएक्टर्स। नंबर 1 तो है मोलेसिस और नंबर 2 है स्टार्च। तो आइए देखते हैं मोलेसिस क्या है। तो फर्स्ट वन आ जाए मोलेसिस से। मोलेसिस क्या है, मोलेसिस कोई रेजिड्यू है। जब हम शुगर कैन जूस से शुगर क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेपरेट करते हैं तो उसके ऊपर जो वेस्ट आता है उसे हम मोलेसिस कहते हैं। तो इसमें मोलेसिस को हम यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन में, और मोलेसिस में हम यीस्ट ऐड करते हैं। यीस्ट अब
टू टाइप्स एंजाइम सेक्रीट करेगी। फर्स्ट वन इज़ इन्वर्टेज। अब देखें जो रेजिड्यू बचा था शुगर कैन की प्रोसेसिंग में शुगर्स बनाते हुए, उसे हम मोलेसिस कह रहे हैं और उसका भी फार्मूला सेम शुगर की तरह का ही होगा। तो ये मोलेसिस का फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है? मोलेसिस का। तो इसमें वाटर ऐड होगा, वाटर की प्रेजेंस में यीस्ट अपना एक एंजाइम सेक्रेट करेगी जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेज। तो याद रखिएगा एंजाइम के लास्ट पे ASE आता है। ये इन्वर्टेज एक एंजाइम है जो हमारी मोलेसिस है उनको कन्वर्ट कर देगा 2 यूनिट्स में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। मोलेसिस एक्चुअली एक डाइसेक्राइड है। तो अब यहाँ से जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज जो है उसका आइसोमर है ग्लूकोज का, तो जो ग्लूकोज है उसके ऊपर यीस्ट का एक और एंजाइम एक्ट करेगा जिसे हम कहते हैं जाइमेज, और ये फाइनल एंजाइम है जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता है किसमें? इथाइल अल्कोहल में। तो उससे इथानॉल बन जाएगा। तो ये था मोलेसिस से। तो नेक्स्ट आ जाता है फर्मेंटेशन फ्रॉम स्टार्च। तो स्टार्च जो है ये एक मैक्रो मालिक्यूल है, ये एक पॉलीमर है, और ये पॉलीमर है किसका? ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है। तो स्टार्च ग्लूकोज के मैनी यूनिट से मिलके बना है। तो फर्स्ट वन स्टार्च का हम फार्मूला देखते हैं। स्टार्च का फार्मूला, ये स्टार्च का फार्मूला है, इसमें इस तरह के N यूनिट रिपीट होते हैं। तो हमारे पास अगर एक ग्लूकोज मालिक्यूल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज में क्या होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, उसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं? 12 हाइड्रोजन होते हैं, और उसमें ऑक्सीजन कितने होते हैं? 6 ऑक्सीजन होते हैं। ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है। अगर इस फार्मूले को हम इस तरह लिख लें, हाइड्रोजन हम इधर 10 लिख लें और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस साइड पे लिख लें, हाइड्रोजन 10 लिख लिए, एक ऑक्सीजन इस साइड पे आ गया और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस साइड पे लिख लें। बाकी हमारे पास ऑक्सीजन कितने बचे हैं? 2 इधर आ गए, तो यहाँ पे बच जाएंगे हमारे पास 4 ऑक्सीजन बच जाएंगे। तो इस तरह हम ग्लूकोज को लिख सकते हैं। अब इसी तरह का एक सेम यूनिट इसकी इस साइड पे आएगा, वो अपना OH इसके H के साथ मिलाएगा और वाटर मालिक्यूल रिलीज़ कर देगा, और जो इधर आएगा ये उसके साथ अपना OH रिलीज़ कर देगा। तो हमारे पास जो बेसिक यूनिट बचेगा वो बचना है C6H10। उसके बाद ऑक्सीजन इधर 4 और एक ये भी है, तो ऑक्सीजन कितने बच जाएंगे? 5। तो ये इसका बेसिक यूनिट है जो बार बार रिपीट होगा। तो ये स्टार्च का फार्मूला होगा, और इनकी तादाद थाउजेंड्स में हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं N। ये N मीन्स कि ये जो यूनिट है ना, ये वाला, ये N टाइम्स रिपीट हुआ, 1000 टाइम्स, 2000 टाइम्स, जितने यूनिट है उसमें। तो इसके जो स्टार्च हैं उसके 2 मालिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, बैलेंस करने के लिए हमने यूज़ किया, और इसमें वाटर मालिक्यूल्स आएगा क्योंकि काउंटिंग हमें पता नहीं, तो इसके साथ भी हम N ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक एंजाइम आएगा जिसे हम कहते हैं डायस्टेज। वो एंजाइम इसको माल्टोज में चेंज कर देगा। अब माल्टोज को चेंज करना है ग्लूकोज में। माल्टोज एक डाइसेक्राइड्स है जिसमें 2 यूनिट होते हैं ग्लूकोज के। तो माल्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये इसका एंजाइम आएगा माल्टेज। देखें माल्टोज का एंजाइम माल्टेज है, इसके एंड पे भी ASE आ रहा है। तो ये याद रखिएगा कि माल्टोज एक डाइसेक्राइड और माल्टेज एक एंजाइम है जो माल्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के 2 यूनिट्स में। अब ग्लूकोज के यूनिट्स बन गए हैं, ग्लूकोज के यूनिट्स पे जाइमेज एंजाइम्स आएगा। ये क्या है? ग्लूकोज था। इसके बाद जाइमेज एंजाइम जाएगा जो यीस्ट से सिक्रेट हुआ, और आपके पास इथाइल अल्कोहल बन जाएगी। तो इस तरह आप स्टार्च से भी इथाइल अल्कोहल बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए कि ये जो फर्मेंटेशन हो रही है इसके ज़रिए हम सिर्फ 12 से 14% इथाइल अल्कोहल बना सकते हैं। 12% तो आम बनती है, लेकिन अगर मैक्सिमम हम कंडीशंस, बहुत प्रिसाइज कंडीशंस दें, तो हमारे पास इसकी जो कंसंट्रेशन है, जो इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेशन है, वो 14% तक हो सकती है। ये मैक्सिमम है। तो 14% से हम ज़्यादा नहीं बना सकते। इसकी रीज़न क्या है कि जब हम 14% से ज़्यादा इथाइल अल्कोहल बनेगी तो वो एंजाइम्स जो हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव हो जाएंगे। एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं जो यीस्ट सेक्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इथाइल अल्कोहल खुद एक प्रिजर्वेटिव है। तो ये यीस्ट की ग्रोथ को प्रोहिबिट करेगी और इसकी ग्रोथ नहीं होगी, तो जिससे ये प्रोसेस रुक जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होती है। रेक्टिफाइड स्पिरिट हम कहते हैं 95% इथानॉल जो है, इसे हम कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कैसे बनाते हैं? फर्मेंटेशन से। तो हमारे पास जो इथानॉल बन रहा था वो सिर्फ 12% था या 14% था। तो हम 12% या 14% जो इथाइल अल्कोहल है उसकी
डिस्टिलेशन करते हैं, उसे हीट करके वेपर्स में चेंज करते हैं और वेपर्स फिर से कंडेंस करते हैं। इस तरह हम एक उसकी डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास जो अल्कोहल बनती है वो 95% बनती है और इसे हम कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। नेक्स्ट आ जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है ना वो ऑलमोस्ट 98%, 99 या 100% अल्कोहल को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। तो जो 98% इथानॉल हो उसे हम क्या कह सकते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब एब्सोल्यूट अल्कोहल कैसे बनती है, जो हमारे पास रेक्टिफाइड स्पिरिट था उसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में एबिलिटी है कि ये मॉइस्चर यानी कि वाटर्स को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये जो भी उसमें 2% या 1% वाटर है जो उसमें इथानॉल में रेक्टिफाइड स्पिरिट में जो रेक्टिफाइड स्पिरिट में 5% जो उसमें अभी वाटर मालिक्यूल था उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा और जस्ट पीछे जो आपके पास इथाइल अल्कोहल बनेगी उसमें 1% या 2% वाटर हो सकता है। तो जो ऐसी अल्कोहल जिसमें 1% या 2% वाटर हो उसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं जो 98 या 99% इथाइल अल्कोहल हो उसे हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।